जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस एडो टीपीओ के लिए जनरल साइंस का बैच परचेज करना चाहते हैं तो रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दोस्तों, केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में काम आती है। इसने लाइफ को इजी और बेटर बनाया है। सफाई की बात सोचें तो जैसे सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, ये सब दिमाग में आएंगे। और इन सब में किनका यूज होता है? केमिकल्स का यूज होता है। सुंदर सुंदर कपड़े देखें तो कपड़ों के अंदर जो फाइबर और रंग होता है वो भी केमिकल से ही बनता है आपका। खाने की चीज़ों में भी केमिकल का यूज़ होता है। बीमारी होने पर मेडिसिन याद आती हैं और मेडिसिन्स के अंदर भी केमिकल्स का यूज़ होता है। बम बनाने में भी केमिकल्स का यूज़ होता है। पेट्रोल में केमिकल्स का यूज़ होता है। रॉकेट में जो फ्यूल यूज़ होता है उसके अंदर भी केमिकल्स का यूज़ होता है। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके सामान में भी केमिकल्स का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी आपको केमिकल्स का यूज़ होता है। तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ में इतनी घुस चुकी है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम हर वक्त केमिकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का यूज़ 3 मेन एरियाज़ में कैसे होता है। वो 3 मेन एरियाज़ कौन कौन से हैं? एक तो मेडिसिन्स, फूड और क्लींजिंग एजेंट। इन 3 एरियाज़ के अंदर हम केमिकल्स का यूज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और ये क्लास देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, एक एक क्वेश्चन आपसे इजीली यहाँ पर बनेगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आता है मेडिसिन्स और ड्रग, औषधियाँ या दवाई। तो ड्रग्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे साइज के होते हैं और उनका मास लगभग 100 से 500 यूनिट तक होता है। सिंपली ड्रग्स छोटी छोटी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ये छोटे केमिकल बॉडी के बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे एंजाइम, प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, के साथ इंटरैक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जब ये ड्रग का रिएक्शन बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे बीमारी को ठीक करे, तो उसे हम बोलते हैं मेडिसिन। इनका यूज़ बीमारी को पहचानने, बचाव करने और इलाज में होता है। अगर ड्रग का यूज़ ज़्यादा मात्रा में कर लिया जाए तो जहरी बन जाती है, आपको पता है। जैसे अगर हम पैरासीटामोल एक्सेस में ले लें तो उससे लीवर ख़राब हो जाता है, सभी को पता है पैरासीटामोल। ठीक है, अगर हम इसका यूज़ एक्सेस में कर लें तो लीवर को ये डैमेज कर देती है। अगर नींद की गोलियां ज़्यादा खा लें तो उससे बेहोशी आ जाती है। इवन पर्सन कोमा में भी जा सकता है। पेन किलर अगर हम ज़्यादा ले लें तो इससे लीवर किडनी आपके फेल हो सकते हैं और जिससे
मौत भी हो सकती है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमें इनको कंज्यूम करना रहता है। केमिकल्स विच में बी यूज्ड इन डायग्नोसिस, किन के अंदर यूज हो सकता है? डायग्नोसिस के अंदर यूज हो सकता है, प्रिवेंशन बचाव में यूज हो सकता है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेडिसिन या ड्रग। वो केमिकल्स जिनका यूज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए किया जाता है उनको हम बोलेंगे क्या? मेडिसिन या ड्रग। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट है द ब्रांच ऑफ साइंस विच मेक यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जिसको बोलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट, इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। जब किसी केमिकल का यूज बॉडी को ठीक करने के लिए किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी जब भी नाम आता है तो आप सोचते होंगे कैंसर में दी जाती है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर कीमोथेरेपी। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मास, इनका क्या होता है? लो मोलिकुलर मास होता है अप्रोक्स 100 से 500 यूनिट। हिंदी में देखें, औषधियाँ दवाएं वे रासायनिक पदार्थ जो रोगों के निदान, रोकथाम तथा उपचार में प्रयुक्त होते हैं औषधि या दवा कहलाते हैं। रोगों के उपचार हेतु रासायनिक पदार्थों के उपयोग से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? रसायन चिकित्सा यहाँ पर बोलेंगे। दवाएं कम आणविक भार 100 से 500 यूनिट वाले क्या होते हैं? रसायन होते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आपके आता है यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग, विभिन्न प्रकार की औषधि। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स हम ड्रग की देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है एंटा एसिड, हिंदी में बोलते हैं प्रति अमल। एंटा एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पेट में बनने वाले एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं और पेट का पीएच नॉर्मल करने में यहाँ पर हेल्प करते हैं। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड आपको देखने को मिलता है? HCl देखने को मिलता है, जिसका काम होता है डाइजेशन करना। नॉर्मली स्टमक के अंदर पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1.5 से 3.5। अगर पीएच वैल्यू स्टमक के अंदर 1.5 से कम हो जाए तो क्या हो जाती है? एसिडिटी। और इस एसिडिटी को ही ठीक करने के लिए हम एंटा एसिड का यूज करते हैं। कौन कौन से एंटा एसिड यहां पर हो सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका भी यूज आप एज ए एंटा एसिड कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं कर सकते। या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं? एज ए एंटा एसिड यूज करने का काम करते हैं। अगर हम ज़्यादा अमाउंट के अंदर हाइड्रोजन कार्बन, जैसे मैंने अब पहले बोला था यहाँ पर कि हम लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इसका कंजम्पशन कर लिया जाए तो पेट ज़्यादा आपका एल्कलाइन हो जाता है, और जैसे ही ज़्यादा एल्कलाइन होगा तो बॉडी यहाँ पर ज़्यादा एसिड बनना शुरू कर देती है। इसलिए हम मेटल हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं, और ये पीएच को नॉर्मल के ऊपर नहीं बढ़ने देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन से एंटा एसिड का यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्राइज द एक्सेस एसिड इन गैस्ट्रिक जूस एंड रेज द pH to an appropriate level in stomach are called antacid।
ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जठर अम्ल में उपस्थित अधिक अम्ल को निष्क्रिय करके अमाशय में पीएच को उपयुक्त स्तर तक बढ़ा देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सब्सटेंस सच एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज एट एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण जैसे पदार्थों का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। When we use an excess of hydrogen carbonate, the stomach gets alkaline. यदि हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं तो पेट क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। Which further induces the production of acid, जिससे अम्लों का उत्पादन आपका बढ़ जाता है। Therefore, we use metal hydroxide which are insoluble and they do not increase pH value above neutrality. इसीलिए हम धातु हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं जो अघुलनशील होते हैं और पीएच मान को उदासीनता से अधिक नहीं बढ़ाते हैं। These treatments are used to control the symptoms and not the cause. Hence, the patient cannot be treated with such metal salt if the acid is not treated properly. Then, in advanced stages, ulcer formation take place, which can be life-threatening, and the only cure for this is the removal of affected part of the stomach. ये ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, डिजीज़ के एक्चुअल रीजन को ठीक नहीं करते हैं। इसलिए पेशेंट को मेटल साल्ट देकर ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर एसिडिटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो आगे चलकर पेट में अल्सर हो सकते हैं जो कभी कभी जानलेवा भी आपके हो सकते हैं। ऐसे केस में सॉल्यूशन एक ही होता है कि सर्जरी कर उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाए। इन उपचारों का उपयोग लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, न कि कारणों को। इसलिए रोगियों का ऐसे धातु लवणों से उपचार नहीं किया जा सकता। यदि अम्ल का उचित उपचार नहीं किया जाता है तो उन्नत अवस्थाओं में अल्सर बन जाता है जो जानलेवा हो सकता है और इसका एकमात्र इलाज पेट के प्रभावी हिस्से को हटाना होता है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास है ड्रग की एंटी हिस्टामाइन, प्रतिहिस्टामाइन। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको हिस्टामाइन क्या होता है। तो हिस्टामाइन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में एलर्जी, इन्फ्लेमेशन जैसे सूजन जो आती है, एसिड सीक्रेट जो होता है स्टमक के अंदर, और कई रिएक्शन में काम करता है। ठीक है, तो जब भी आपको एलर्जी होगी तो किसका सिक्रीशन यहाँ पर होगा? हिस्टामीन का, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है। जब एलर्जी होती है तो बॉडी में हिस्टामीन रिलीज होता है। पेट में एसिड बनने के लिए भी हिस्टामीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नाक बंद होती है, छींक आती है, खुजली होती है या रेडनेस आ जाती है स्किन पर, ठीक है, पेट में एसिड बन जाता है, तो ऐसे इफेक्ट जो होते हैं आपके, ये हिस्टामीन के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनके सिक्रीशन को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं हम? एंटीहिस्टामिन्स ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। एंटीहिस्टामिन्स वो दवाएं होती हैं जो हिस्टामिन के इफेक्ट को रोक देती हैं। हिस्टामिन पेट में पेप्सिन, जो हमारे स्टमक में होता है पेप्सिन और HCl, इसके सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है। सिमेटिडिन, जिसको टेगामेट भी बोलते हैं, एक ऐसी दवाई है जो हिस्टामिन को स्टमक के रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकती है। ये हो गया रिसेप्टर साइट। ठीक है, यहाँ पर हिस्टामिन अपना एक्शन क्रिएट करता है, तो जब हम सिमेटिडिन ले लेते हैं तो इसके यहाँ से एक्शन को क्या कर देती है? ब्लॉक करने का काम करती है।
और हिस्टामिन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब क्या है? ब्लड वेसल को फैलाता ही ये, एक्सपेंड करता है। इस तरह इसके कई फंक्शंस आपके होते हैं। ब्रोंकाई और पेट की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कुछ दूसरी मसल्स जैसे ब्लड वेसल्स की वाल्स में होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम ये करता है। हिस्टामिन स्टिमुलेट स्क्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिस्टामिन पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्त्राव को उत्तेजित करता है। द ड्रग सिमेटिडिन टेगामेट was designed to prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall। जो हमारी स्टमक वाल होती है जहाँ पर हिस्टामिन अपना इंटरेक्शन करता है, उसके इंटरेक्शन को ब्लॉक करने का काम करती है कौन? सिमेटिडिन। दिस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। इससे कारण क्या होता है? एसिड का जो स्त्राव होता है वो कम हो जाता है। टेगामेट was the largest selling drug in the world until the discovery of another similar drug, ranitidine, Genentech। टेगामेट दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई थी जब तक रेनिटिडिन, जिसको जेंटेक बोलते हैं, वो नहीं आई थी। ये क्वेश्चन पिछली बार दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर आपका पूछा गया था। सिमेटिडिन दवा को अमाशय की दीवार में मौजूद रिसेप्टर के साथ हिस्टामिन की परस्पर क्रिया को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप एसिड की कम मात्रा निकलती है। टेगामेट दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा थी जब तक कि एक और समान दवा रेनिटिडिन, जिसको जेंटेक बोलते हैं, की खोज नहीं हुई थी। सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टामिन इज पोटेंट वैसोडाइलेटर। हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विशारक है। वैसोडाइलेटर क्या होता है? जो ब्लड वेसल को फैलाने का काम करता है। इट हैज़ वेरियस फंक्शन, इससे कई फंक्शन है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स इन ब्रोंकाई एंड गट एंड रिलैक्सेस अदर मसल्स सच एज दोज इन द वॉल्स ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स। ये ब्रोंकाई और स्टमक की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और दूसरी मसल्स जैसे ब्लड वेसल्स की जो वाल में होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करता है। इसके विविध कार्य हैं। यह श्वसनिकाओं, ब्रोंकियोल बोलते हैं जिनको, और आहार नली की चिकनी पेशियों को संकुचित करता है, और दूसरी पेशियों जैसे रुधिरवाहिकाओं की दीवारों को नरम करता है। हिस्टामिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेसल congestion associated with common cold and allergic response to pollen। हिस्टामिन नाक बंद होना जो कॉमन कोल्ड में होता है, और पोलन एनर्जी का रिएक्शन के लिए जिम्मेदार आपका होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? हिस्टामिन रहेगा। एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए कौन सा यहाँ पर जिम्मेदार रहेगा? वो हिस्टामिन रहेगा। एग्जामिनर पूछ सकता है। हिस्टामिन इज ए पोटेंट वासोडाइलेटर। ये क्वेश्चन पिछली बार दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर आपको पूछा गया था। हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विशारक होता है जो ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम यहाँ पर करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्रोमेफेनिरमीन, जिसको डाइमेटैब भी बोलते हैं, ट्रफेनिडीन जिसको सेल्डेन बोलते हैं, जैसी सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक का मतलब क्या है? जो लैब में बनती है, एंटी हिस्टामिन के रूप में काम करती हैं। सिंथेटिक ड्रग्स ब्रोमेनेफ्रिन जिसको डाइमेटैब बोलते हैं, एंड ट्रफेनिडीन जिसको सेल्डेन बोलते हैं, एक्ट्स एज एंटी हिस्टामिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। They interfere with natural action of histamine by competing with histamine for binding sites of receptor where histamine exert its effect। ये है रिसेप्टर साइट किसकी? सेल मेम्ब्रेन पर, जहाँ पर हिस्टामिन अपना इफेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम इन मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं तो इस इफेक्ट को यहाँ पर ब्लॉक करने का काम यहाँ पर करेगा कौन? ये ड्रग्स, एंटाहिस्टामिन्स ड्रग। यह हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बंधनीय सतह के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं
जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती है और इस प्रकार हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य में क्या करती है, बाधा डालने का काम ये करती है। चलिए नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, तंत्रिकास्करीय औषधियाँ। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स वो दवाई होती हैं जो नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं। किस पर असर करती हैं? नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालने का काम यहाँ पर करती हैं। ये ड्रग्स ब्रेन के सिग्नल्स, मूड, बिहेवियर, सेंसेशन और अलर्टनेस को इफेक्ट करने का काम करती हैं। दो टाइप के आपकी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिक, प्रशांतक और पीड़ाहारी औषधियाँ, तंत्रिकास्करीय क्या है, औषधियाँ हैं। अब एक एक करके इन दोनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला आता है यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजर, प्रशांतक। ट्रैंक्विलाइजर एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो स्ट्रेस, एंजाइटी या मेंटल प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। ये ड्रग्स चिंता अगर आपको हो रही है तो उसको कम करेंगी, घबराहट हो रही है तो उसको कम करेंगी, इरिटेशन आपको हो रहा है तो उसको कम करेंगी, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है तो उसको कम करके आपको सुकून का एहसास ये दिलाती हैं। ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए, माइल्ड और इवन सीवर मेंटल डिजीज को क्योर करने के लिए, अगर एंजाइटी हो रही है तो उसके लिए, स्ट्रेस के लिए, इरिटेबिलिटी के लिए, और एक्साइटमेंट अगर ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर कम करके आपको सुकून का एहसास ये दिलाती हैं। दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स में भी आपको ये देखने को मिलते हैं क्या, ट्रैंक्विलाइजर। नेक्स्ट पॉइंट है नोर एड्रेनलिन। क्या है आपका? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर ये वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं। मतलब जब ब्रेन किसी काम का सिग्नल भेजना चाहता है, जैसे दर्द महसूस आपको हो रहा है, मूड चेंज करना है, मसल्स हिलाना है या स्ट्रेस लाना है, तो वो सिग्नल्स डायरेक्टली वायर के थ्रू नहीं जाता, उसके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर का रोल आपका होता है। नोर एड्रेनलिन जो कि है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज ए रोल इन मूड चेंजेस। नोर एड्रेनलिन क्या है? प्रति अवसादक उन न्यूरोट्रांसमीटर में से एक है जो मनोदशा में बदलाव लाने की भूमिका निभाता है। मूड चेंजेस में कौन आता है यहाँ पर? नोर एड्रेनलिन। याद रखना है भाई दोस्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आइप्रिनोजेड एंड फेनल्जीन। ये भी क्या है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आर टू सच ड्रग। ये भी क्या है? एक प्रकार की आपकी ट्रैंक्विलाइजर की तरह ही काम करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है सम ट्रैंक्विलाइजर नेमली क्लोरडियासीपोक्साइड एंड मेब्रोबेमिट आर रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर। माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर कौन कौन सी हैं आपकी? क्लोरडियासीपोक्साइड और मेप्रोबेमिट, जो क्या करती हैं? माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर हैं, टेंशन को कम करने का काम करती हैं। इक्विनिल का यूज़ किस में होता है? तो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कम करने के लिए किया जाता है।
डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कम करने के लिए किसका यूज होता है? ये क्वेश्चन भी शायद पिछली बार दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है बारब्यूट्रिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स जैसे वेरोनल हो गया, अमाइटल हो गया, नेम्बुटल हो गया, ल्यूमिनल हो गया और सेकोनल एक इंपॉर्टेंट क्लास के भी ट्रैंगुलाइजर बनाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? बारब्यूट्रेट्स। बारब्यूट्रेट्स क्या होते हैं? नींद लाने वाले एजेंट्स होते हैं, इसलिए इनको हिप्नोटिक्स भी यहाँ पर कहा जाता है। डेरिवेटिव्स ऑफ बारब्यूट्रिक एसिड वेरोनल, अमाइटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल, सेकेनल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंगुलाइजर। इनके भी अंदर क्या होते हैं? आपके ट्रैंगुलाइजर्स होते हैं। दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बारब्यूट्रेट्स। इनको क्या बोलते हैं? बारब्यूट्रेट्स। बारब्यूट्रेट्स हिप्नोटिक होती हैं क्योंकि ये क्या है? स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट हैं। इनको खाते ही क्या आती है? नींद आती है। सम अदर सब्सटेंस यूज्ड एज ट्रैंगुलाइजर आर वैलियम एंड सेरोटोनिन। कुछ और सब्सटेंस जो एज ए ट्रैंगुलाइजर आपके यूज होते हैं वो कौन से हैं? वैलियम और सेरोटीन। हिंदी में देख लेते हैं। इप्रोनियाजिड और फेनल्जीन जो कि प्रति अवसादक है, ठीक है, ऐसी ही आपकी दो दवाइयाँ हैं। कुछ प्रशांतक जैसे क्लोर्डिया, जेपोक्साइड और मेप्रोबामेट अपेक्षाकृत क्या है? मंद प्रशांतक है। पूछ लेगा मंद प्रशांतक कौन से हैं, तो क्लोर्डिया, जी पोक्साइड और मेप्रोबामेट ये क्या है? मंद प्रशांतक जो तनाव से राहत दिलाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इक्विनिल का उपयोग अवसाद और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बारब्यूट्रिक अम्ल के व्युत्पन्न जैसे वेरोनल, अमाइटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल, सेकेनल प्रशांतक एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। इन व्युत्पन्नों को बारब्यूट्रेट्स आपका कहा जाता है। जिसे खाने के बाद क्या आती है? नींद आती है। प्रशांतक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पदार्थ वैलियम और सेरोटोनिन है। पूछ लेगा एग्जामिनर इनमें से कौन सा ट्रैंगुलाइजर है? एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा वैलियम, ठीक है। तो एक एक चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, बार बार इनको रिवाइज करना है, बार बार में कॉपी में लिख लिख कर देखना है, तभी आप याद इनको कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आता है एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी। एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पेन को कम करती हैं या बिल्कुल ख़त्म करती हैं बिना होश को इफ़ेक्ट किए। ये ना तो कन्फ्यूजन लाते हैं, ना कोऑर्डिनेशन ख़राब करते हैं बॉडी का, ना ही नर्वस सिस्टम पर कोई साइड इफ़ेक्ट डालते हैं जैसे पैरालिसिस या मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया। तो ऐसा इफेक्ट इनसे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बेसिकली आपका पेन को या तो कम करेगा या उसको ख़त्म करने का काम करता है। एनाल्जेसिक रिड्यूस और अबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इन सभी इफेक्ट से अलग ये सिर्फ क्या करती हैं? पेन को कम या ख़त्म, अबोलिश करने का काम करती हैं। पीड़ाहारी दर्द को बिना चेतना, क्षीणता, मनोसंप्रभम, असमन्वय या पक्षाघात अथवा तंत्रिका तंत्र में अन्य कोई बाधा उत्पन्न किए कम अथवा समाप्त करते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत आपका करते हैं। क्या क्या यहाँ पर टाइप है एनाल्जेसिक की, वो हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। पहला यहाँ पर आता है नॉन नार्कोटिक यानी नॉन एडिक्टिव, जिनकी लत नहीं पड़ती है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। दूसरी आती है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसे एस्प्रिन, एस्प्रिन की क्या लत लगती है? पैरासीटामोल की लत लगती है, तो दर्द को कम करते हैं बिना आदत पड़े। एस्प्रिन इस ग्रुप का सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका रहेगा। यह ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का केमिकल का सिंथेसिस रोकता है, ठीक है। कौन से केमिकल का सिंथेसिस रोकता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ये क्या करता है? सिंथेसिस रोकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही जो होता है आपका वो इन्फ्लामेशन और दर्द का कारण बनता है। अगर बॉडी के अंदर कहीं पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो किसके कारण होता है? वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण ही होता है।
इस वजह से हम एस्प्रिन जैसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। एस्प्रिन का इस्तेमाल आर्थराइटिस, जैसे हड्डियों में जो दर्द होता है, जैसे स्केलेटन पेन में भी करते हैं। इन ड्रग्स के और भी आपके फ़ायदे होते हैं, जैसे बुखार कम करती है, एंटीपायरेटिक नेचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है कौन? एस्प्रिन। इस ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी की वजह से एस्प्रिन का यूज हार्ट अटैक के बचाव के लिए किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? खून को पतला कर देती है जब हम एस्प्रिन लेते हैं। एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एग्जाम में पूछेगा नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सी है, तो ये है एस्प्रिन और पैरासीटामोल। अस्वापक या पीड़ाहारी। एस्प्रिन इज मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल आपका रहेगा। एस्प्रिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट करने का काम यहाँ पर करता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या करता है? टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन लाने का काम करता है और पेन कोज यहाँ पर करता है। दीज ड्रग आर इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन सच एज ड्यू टू आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के कारण जो स्केलेटल पेन होता है उसको भी कम करने में एस्प्रिन काफ़ी मददगार यहाँ पर रहती है। These drugs have many other effects such as reducing fever। तो ये क्या? फीवर को भी कम करने का काम करती है। प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोएगुलेशन, ठीक है, मतलब ब्लड क्लॉट बनने से रोकती है। बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, एस्प्रिन फाइंड्स यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। एंटी ब्लड क्लॉटिंग नेचर इसका होता है, तो इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल अस्वापक वर्ग की पीड़ाहारी हैं। एस्प्रिन अति प्रचलित आपका उदाहरण रहेगा यहाँ पर। एस्प्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों जो कि उत्तक में प्रदाह उत्पन्न करते हैं के संश्लेषण को संदमित करती है। यह औषध कंकाल की पीड़ा जैसे संधिशोथ आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं के कारण होने वाली पीड़ा में आराम देने में प्रभावी होती है। इनके और भी कई प्रभाव होते हैं, जैसे जवर कम करना और बिंबाणु स्कंदन को रोकना, रक्त के थक्के न बनने देने के प्रभाव के कारण एस्प्रिन का उपयोग दिल के दौरे को रोकने में भी होता है। एग्जाम में यहाँ से पूछेगा हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, तो एस्प्रिन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, एनाल्जेसिक टाइप। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, स्वापक पीड़ाहारी, जिनकी हमें लत पड़ जाती है। नॉन नार्कोटिक क्या थी? जिनकी लत नहीं पड़ती है, जो एस्प्रिन और पैरासीटामोल होगी। नार्कोटिक कौन सी हैं? जिनकी आदत पड़ती है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसे मॉर्फिन और उसके मिलते जुलते कंपाउंड जिनको बोलते हैं होमोल्यूग्स, जब छोटी डोज में दिए जाते हैं तो दर्द कम करते हैं और नींद ला देते हैं, ठीक है। जैसे ये मॉर्फिन और उसके मिलते जुलते जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे बनी मेडिसिन लेते हैं तो उससे क्या होता है, तो दर्द कम होगा और नींद आएगी। लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो उससे क्या होगा, बेहोशी आएगी, कोमा में आप जा सकते हैं, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, शरीर में बॉडी में झटके आएंगे एकदम, और आखिर में डेथ तक यहाँ पर हो सकती है। मॉर्फिन और इस ग्रुप्स के ड्रग को ओपिएट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपिएट्स, क्योंकि ये ओपियम पोपी प्लांट से मिलते हैं। ओपियम कहाँ से मिलते हैं? पोपी प्लांट से। ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक खास तौर पर सर्जरी के बाद का दर्द, हार्ट का दर्द, कैंसर के लास्ट स्टेज का दर्द और चाइल्ड बर्थ के टाइम का पेन दूर करने के लिए आपके दिए जाते हैं। Morphine and many of its homologues, when administered in medicinal dose, relieve pain and produce sleep। मॉर्फिन और इसके होमोल्यूग्स या इससे बने कंपाउंड्स जब मेडिसिनल डोज यानी लिमिटेड अमाउंट के अंदर लिया जाएगा तो पेन को कम करेगा और स्लीप प्रोड्यूस यहाँ पर करेगा। इन पॉइजनस डोजेस दीज प्रोड्यूस स्टुपर, कोमा, कन्वर्जन्स एंड अल्टीमेट डेथ। अगर इसकी एक अमाउंट से ज़्यादा
हम क्वांटिटी ले लें तो बेहोशी आएगी, ठीक है, कोमा में आप जा सकते हैं, झटके लगेंगे शरीर के अंदर और इवन यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। मॉर्फिन नार्कोटिक्स आर समटाइम्स रेफर टू एज ओपिएट्स, इनको क्या बोलते हैं, ओपिएट्स, सिंस दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पोपी। कहाँ से प्राप्त होता है ये, हमें ओपियम पोपी प्लांट से प्राप्त होता है। दीज एनाल्जेसिक आर चीफली यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड इन चाइल्ड बर्थ। इनका इस्तेमाल सर्जरी के बाद जो आपका दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, कार्डियक पेन में किया जाता है, टर्मिनल कैंसर का जो पेन, जो कैंसर की लास्ट स्टेज होती है उसको ठीक करने, उसमें जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए, और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। मॉर्फिन और इसकी कई सजात जब औषधीय मात्रा में दिए जाते हैं तो पीड़ा से मुक्ति देते हैं और नींद लाते हैं। विषैली मात्रा में भाव शून्यता, समूर्छा, मरोड़ और अंत में मृत्युकारक ये होते हैं। मॉर्फिन स्वापों को कभी कभी अहिफेनी या ओपिएट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये पोस्ट यानी ओपियम पोपी से प्राप्त होते हैं। यह पीड़ाहारी मुख्य है, शल्य क्रिया, ऑपरेशन के बाद होने वाली पीड़ा, हृदय शूल, अंतिम अवस्था के कैंसर की पीड़ा और प्रसव पीड़ा में आराम देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये दो टाइप्स हो गया आपकी एनाल्जेसिक की, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। चलिए नेक्स्ट आते हैं एंटी माइक्रोबियल्स, प्रति सूक्ष्म जैविक। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं यहाँ पर देखेंगे। एंटी माइक्रोबियल्स वो सब्सटेंस होती हैं जो इन हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मार देती हैं या उनको बढ़ने से रोकती हैं या उनको कमज़ोर बनाने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनको क्या करती हैं, या तो मार देंगी या इनको बढ़ने से रोकने का काम करती हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स में होने वाली डिजीज़ कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से और कुछ दूसरे पैथोजन से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनका जो एक्शन होता है एंटी माइक्रोबियल्स का वो सिलेक्टिव होता है, मतलब सिर्फ ये हार्मफुल जर्म्स पर इफेक्ट करती हैं। एंटी माइक्रोबियल्स केवल जर्म्स पर इफेक्ट करेंगी, यहाँ पर होस्ट पर इफेक्ट नहीं करती हैं। जैसे जब हमें दाद वगैरह हो जाता है बॉडी पर, ठीक है, तो हम एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पर लगाते हैं, ठीक है, तो केवल वो यहाँ पर जर्म्स को ठीक करती है, आपको कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो होस्ट को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी, केवल जर्म्स को ये ठीक करने का काम यहाँ पर करती हैं। Disease in human beings and animals may caused by variety of microorganisms such as bacteria, virus, fungi and other pathogens। ह्यूमन और एनिमल्स में होने वाली डिजीज़ कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया या कुछ पैथोजेंस आपके हो जाते हैं। बैक्टीरिया से कौन सी, बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग का यूज़ करेंगे, एंटी बैक्टीरियल ड्रग का यूज़ करेंगे। फंगी को ठीक करने के लिए एंटी फंगल एजेंट्स का हम यूज़ करते हैं। वायरस को ठीक करने के लिए एंटी वायरल ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं। पैरासाइट को ठीक करने के लिए एंटी पैरासिटिक ड्रग का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये क्या होते हैं, ये सब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग सिचुएशन के अंदर किया जाता है। एन एंटीमाइक्रोबियल टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी, virus and other parasites selectively. Antibiotics, antiseptics and disinfectants are antimicrobial। हिंदी में देखें तो मनुष्य तथा जीवों में रोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक और अन्य परजीवियों द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। प्रति सूक्ष्म जैविकों की प्रवृत्ति चयनित करके जीवाणु, प्रतिजीवाणु, जिन जीवाणु
उसे क्योर पाने के लिए यहाँ प्रतिजीवाणु का यूज करते हैं, कवक के लिए हम यहाँ प्रतिकवक का, वायरस के लिए प्रतिवायरस का, या परजीवियों के लिए प्रति परजीवी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। का विनाश करने की या वृद्धि रोकने की अथवा सूक्ष्म जीवियों के परजीवी प्रभाव को रोकने की होती है। प्रतिजैविक क्या होते हैं, आपके जो एंटीबायोटिक होते हैं, प्रतिरोधी, संक्रमणहारी, प्रति सूक्ष्म जैविकी औषधियाँ होती हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। एक एक करके हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट ह्यूमंस और एनिमल्स पर बहुत कम टॉक्सिक यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लें, जब बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं तो एंटीबायोटिक्स उन बैक्टीरिया को मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। पॉल एलरिच एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्सेनिक बेस्ड कंपाउंड्स का यूज़ करके एक ऐसी दवा बनाई थी जो सिफाइलिस जैसी डेंजरस डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सके। उन्होंने एक मेडिसिन बनाई जिसका नाम आर्सेफिनामाइन था, जिसे सलवारसन भी आपका कहा जाता है। पॉल एलरिच को इस डिस्कवरी के लिए 1908 में नोबेल प्राइज़ भी दिया था मेडिसिन के क्षेत्र में। ये दुनिया की पहली इफ़ेक्टिव यानी कि असरदार दवाई थी जो सिफाइलिस के इलाज में इस्तेमाल की जाती थी। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड as drug to treat infection because of their low toxicity for human and animals। प्रतिजैविक का उपयोग संक्रमणों के इलाज के लिए दवाओं के रूप में यहाँ पर किया जाता है। इन्फेक्शन के लिए यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि ये मनुष्यों और जानवरों के लिए क्या होती है, कम विषाक्त होती हैं, लो टॉक्सिक आपकी होती हैं। पॉल एलरिच एक आपके क्या हैं, जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेटेड arsenic based structure in order to produce less toxic substance for treatment of syphilis। जर्मन जीवाणु वैज्ञानिक पॉल एलरिच ने सिफाइलिस के इलाज के लिए कम विषाक्त पदार्थ बनाने हेतु आर्सेनिक आधारित संरचनाओं की क्या की थी, यहाँ पर जांच की थी। ही डेवलप द मेडिसिन आर्सफेनामाइन नोन एज सलवारसन। सलवारसन क्या आपके प्रकार की क्या है, एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, पॉल एलरिच के द्वारा यहाँ पर की गई थी। उन्होंने आर्सेनोफेनामाइन नामक दवा विकसित की थी जिसे सालवारसन के नाम से भी जाना जाता है। इस खोज के लिए पॉल एलरिच को 1908 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया था। इस सिफाइलिस के लिए खोजा गया पहला प्रभावी उपचार आपका रहेगा। सिफाइलिस खोज के लिए पहला प्रभावी उपचार किसके द्वारा दिया गया था, पॉल एलरिच के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रतिजैविक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो दोनों प्रकार हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। शायद पिछली बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा दिल्ली पुलिस AWTPO का। तो दो प्रकार के यहाँ पर एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक तो होते हैं बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक्स, दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को सीधा मार देती हैं। ठीक है, इफेक्ट को कम नहीं करती हैं, सीधा क्या करती हैं, मार देती हैं। साइडल प्रॉपर्टी यानी किलिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन बैक्टीरियोस्टेटिक वो एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने की जगह, मारती नहीं है, ये उनकी ग्रोथ को रोक देती है या बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती हैं ताकि इम्यून सिस्टम उन्हें आसानी से ख़त्म कर सके। चलिए, ये हो गया आपके दो टाइप। बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक हैव साइडल इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स, ये क्या करती है, डायरेक्ट माइक्रोब्स को मारने का काम करती है, उनकी ग्रोथ को कम नहीं करती हैं, डायरेक्ट उनको ख़त्म कर देती हैं। कौन सी हैं बैक्टीरियसिडल, पेनिसिलिन हो गया, ओफ्लैक्सिसिन हो गया, आपका अमीनोग्लाइकोसाइडेज हो गया, एट्सेट्रा।
नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक, हैव स्टेटिक इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। ये क्या करती हैं, या तो उनकी ग्रोथ को क्या करेंगी, कम करेंगी, ठीक है, या उनको बढ़ने से क्या करेंगी, रोकने का काम करती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है बैक्टीरियोस्टेटिक के अंदर, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइलिन हो गया, क्लोरेमफेनिकोल हो गया। हिंदी में देखें तो जीवाणुनाशी प्रतिजैविक का सूक्ष्म जीवों पर नाशक यानी मारने वाला प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, ओफ्लैक्सिन, अमीनो ग्लाइकोसाइडेज। दूसरा है जीवाणु निरोधी प्रतिजैविक का सूक्ष्म जीवों पर स्थिर प्रभाव का होता है। उदाहरण के लिए है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, क्लोरेमेफेनिकोल आदि। ठीक है, सारा ये याद करने वाला पार्ट है भाई, ठीक है। जहाँ पर समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ हम आपको समझाने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। क्या है ये स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी एंटीबायोटिक का कितने टाइप्स के बैक्टीरिया पर असर होता है, वो क्या होता है आपका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है एक आपका होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक होता है आपका लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले आता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया को मार सकते हैं या उनके ग्रोथ को कम कर सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर आपका आता है एम्पिसिलिन हो गया, ठीक है, अमोक्सिलिन हो गया, अमोक्सिलिन हो गया। तो क्या है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया को मारेगी या उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है। कौन कौन सी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? या तो ये एम्पिसिलिन हो गया और दूसरा हो गया अमोक्सिलिन। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो केवल एक ही टाइप के बैक्टीरिया को मारती हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव को मारेंगी या ग्राम नेगेटिव को मारेंगी। तो ये एक ही टाइप के बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। कौन? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर एग्जांपल क्या आता है आपका पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट टाइप यहां पर आती है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या डिजीज पर ही काम करती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। चलिए देखते हैं फटाफट से। द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर microorganism that are affected by certain antibiotics is expressed as its spectrum of action। किसी एंटीबायोटिक का कितने टाइप्स के बैक्टीरिया पर असर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर सेड टू बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को या तो किल करेंगी या उनको इनहिबिट करने का काम यहाँ पर करती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये क्या करती हैं? दोज इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये इफेक्टिव होती हैं या तो ग्राम पॉजिटिव पर या ग्राम नेगेटिव पर। नेक्स्ट है इफ इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज दे आर रेफर्ड टू एज लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अगर ये किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म या डिजीज पर इफेक्टिव हों तो उसे हम बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन जी क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है आपकी।
एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिलिन आर सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। पूछ ले एग्जामिनर, सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन कौन है? तो ये है आपकी एम्पिसिलिन और अमोक्सिलिन। एम्पिसिलिन और अमोक्सिलिन जो कि आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रहेंगी। इन इंडिया पेनिसिलिन इज मैन्युफैक्चर्ड एट हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी एंड इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। इंडिया में पेनिसिलिन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एंटीबायोटिक जो कि अब कहाँ पर है, पिंपरी वहाँ पर होता है, और प्राइवेट कंपनीज भी इसको क्या करती हैं, बनाने का काम करेंगी। जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों के उस परास को जिस पर किसी प्रतिजीवाणु का प्रभाव होता है उस प्रतिजीवाणु की क्रिया स्पेक्ट्रम की तरह अभिव्यक्त करते हैं। जो प्रतिजीवाणु ग्रामग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम अग्राही दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश करते हैं अथवा निरोध करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। जो प्रधानतः ग्रामग्राही अथवा ग्राम आग्राही, ठीक है, जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, वे संकीर्ण यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु होते हैं। यदि केवल एक जीव अथवा रोग पर प्रभावी हों तो उनका उल्लेख सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु के रूप में होता है। ये हो गया आपका लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। पेनिसिलिन जी का स्पेक्ट्रम संकीर्ण होता है। एम्पिसिलिन और अमोक्सिलिन पेनिसिलिन के संश्लिष्ट रूपांतर हैं। संश्लिष्ट रूपांतर क्या है पेनिसिलिन के? एम्पिसिलिन और अमोक्सिलिन। इनका स्पेक्ट्रम विस्तृत है आपका। पेनिसिलिन दोनों से पूर्व रोगी की पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशीलता का परीक्षण करना अति आवश्यक है। भारतवर्ष में पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र में आपका होता है। चलिए, क्लोरमाफेनेकोल कब डिस्कवर हुआ था? 1947 के अंदर। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ये बहुत तरह के बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, के खिलाफ ये काम करने का काम करते हैं। ये पेट से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ओरली ये दिया जाता है। यूज़ कहाँ पर होता है इसका? कौन सी डिजीज़ के अंदर यूज़ होता है? टाइफाइड के अंदर, डिसेंट्री जो दस्त लग जाते हैं, एक्यूट फीवर, यूरिन का कोई इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? दिमाग की जो कवरिंग होती है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। न्यूमोनिया जो आपका लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्लोरमाफेनेकोल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसको ओरली यहाँ पर दिया जाता है। क्लोरमाफेनेकोल आइसोलेटेड इन 1947 इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लोरमाफेनेकोल जो कि 1947 के अंदर डिस्कवर हुआ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्लोरमाफेनेकोल जो 1947 में पृथक किया गया एक विस्तृत स्पेक्ट्रम वाला क्या है? प्रतिजीवाणु है। It is rapidly absorbed from gastrointestinal tract and hence can be given orally in case of typhoid, dysentery, acute fever, certain form of urinary infection, meningitis, pneumonia। ये क्या है? रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ से? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, इसलिए इनको बीमारियों में ओरली दिया जाता है, चाहे वो आपकी बीमारी हो टाइफाइड, डिसेंट्री हो, एक्यूट फीवर हो, यूरिन का कोई इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो, निमोनिया हो, ठीक है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो ओरली आपका किया जाता है। वैंकोमाइसिन एंड ओफ्लैक्सासिन आर द अदर इम्पोर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये भी कुछ और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वैंकोमाइसिन और ओफ्लैक्सासिन, ये भी क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रहेंगी। द एंटीबायोटिक डाइसेडेज़राइन is supposed to be toxic toward certain stains of cancer cells। डाइसेडेज़राइन ये एक एंटीबायोटिक है जो कुछ कैंसर सेल के खिलाफ टॉक्सिक माना गया है, यानी कि कैंसर के कुछ स्पेसिफिक टाइप पर ही क्या करती है? इफेक्ट करने का काम करेगी। यह जठरांत क्षेत्र में अतिशीघ्र अवशोषित होता है, तो कौन? क्लोरमाफेनेकोल। अतः इसे टाइफाइड, पेचिस, तीव्र जवर, कुछ मूत्र संक्रमण, तानिका शोथ जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तथा निमोनिया जैसे रोगों में खिलाया जाता है। वैंकोमाइसिन और
ओफ्लैक्सेसिन अन्य महत्वपूर्ण विस्तृत प्रतिजीवाणु है। प्रतिजीवाणु डिसैडेजराइन को कैंसर कोशिकाओं के कुछ प्रभेदों के प्रति अविषालु यहाँ पर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, प्रतिरोधी और विसंक्रामी, जिसे हम बोलते हैं रोगाणुनाशी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही क्या हैं? केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं या उनके ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू पर लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक जो होता है लिविंग टिश्यू पर लगाया जाता है। अगर मान लो आपको कोई कट लग जाता है आपकी बॉडी में, कोई घाव हो जाता है, कोई अल्सर हो जाता है, कोई किसी प्रकार की स्किन की बीमारी हो जाती है, तो उस पर हम क्या लगाते हैं? एंटीसेप्टिक लगाते हैं। एंटीसेप्टिक कौन कौन सी होती हैं? फ्यूरेसिन हो गया आपका, सोफ्रामाइसिन हो गया। एंटीसेप्टिक को कभी खाया नहीं जा सकता है दोस्तों, जैसे एंटीबायोटिक्स को हम खाते हैं, ऐसे एंटीसेप्टिक को इंजेस्ट नहीं किया जा सकता कभी भी, सिर्फ इसको लगाने का काम यहाँ पर करते हैं। घाव पर कट हो गया, अल्सर हो गया या स्किन की कोई बीमारी हो गई, वहाँ पर हम इनका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। Antiseptic and disinfectants are also the chemicals which either kill or prevent the growth of microorganism. प्रतिरोधी और विसंक्रामी ऐसे रसायन होते हैं जो या तो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू। प्रतिरोधी को सजीव उत्तकों जैसे घाव, चोट, व्रण और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। इनको लिविंग टिश्यू पर लगाया जाता है, जैसे वाउंड्स हो गया, कट्स हो गया, अल्सर हो गया या स्किन की कोई बीमारी हो गई, वहाँ पर लगाने का काम यहाँ पर करते हैं। कौन कौन से एंटीसेप्टिक आपके? फ्यूरेसिन और सोफ्रामाइसिन। फ्यूरेसिन और सोफ्रामाइसिन क्या है आपके? प्रतिरोधी के यहाँ पर क्या है? उदाहरण रहेंगे। दीज आर नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक्स। इन्हें प्रतिजीवाणुओं की तरह खाया नहीं जाता। कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक डिटोल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनोल एंड टर्मिनोल। जो कॉमनली यहाँ पर एंटीसेप्टिक का यूज हम करते हैं डिटोल का, वो किसका मिक्सचर है? क्लोरोजाइनोल और टर्मिनोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा एग्जामिनर, डिटोल किसका मिश्रण है? वही तो क्लोरोजाइनोल का और टर्पिनोल का यहाँ पर मिक्सचर यहाँ पर रहेगा। कौन? डिटोल। क्या है? एक एंटीसेप्टिक आपकी रहती है। नेक्स्ट है बायथाइनल। तो इसे सोप में मिलाया जाता है ताकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर इम्पार्ट की जा सकते, मिल सकें। बायथाइनल इज एडिड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। बायथाइनल को साबुन में प्रतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए यहाँ पर मिलाया जाता है। यौगिक को क्या बोलते हैं? बायथाइनल। कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड बायथाइनल। कंपाउंड को भी यहाँ पर क्या बोलते हैं? बायथाइनल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आयोडीन। तो आयोडीन भी आपकी क्या है? पावरफुल एंटीसेप्टिक है। आयोडीन भी क्या है? एक प्रबल प्रतिरोधी है। अगर 2 से 3% इट्स 2 to 3% solution in alcohol water mixture is known as tincture of iodine. आयोडीन का 2 से 3% मिक्सचर एल्कोहल वाटर के अंदर क्या कहलाएगा? यहाँ पर टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो कि एक पावरफुल एंटीसेप्टिक यहाँ पर होती है। आयोडोफोम इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स। आयोडोफोम का इस्तेमाल भी यहाँ पर घावों पर प्रतिरोधी की तरह किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज। बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलेन आंखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी होता है। आइज के लिए माइल्ड एंटीसेप्टिक का एंटीसेप्टिक जो रहेगा आपका वो रहेगा बोरिक एसिड डाइल्यूट।
मेन पॉइंट ये वाला रहेगा, कितना परसेंट सॉल्यूशन लें अल्कोहल वाटर मिक्सचर में कि वो कहलाए टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो पूछा जाएगा 2 से 3% आपका ऑप्शन के अंदर होगा, 2 to 3%। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आता है यहां पर डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स का यूज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जिन्हें कोई लाइफ नहीं होती, जैसे फ्लोर्स, ड्रेन्स, टूल्स पर यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स का यूज कहां पर होता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर इसका यूज होता है। Disinfectants are applied to inanimate objects such as floors, drainage system, instruments। तो डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ कहाँ पर होता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर, चाहे वो आपका फ्लोर हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, तो उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय या कम करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। Same substances can act as antiseptic as well as disinfectant by varying the concentration। अगर हम सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को अलग अलग कर दें तो वो एंटीसेप्टिक की तरह भी एक्ट कर सकता है और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी एक्ट यहाँ पर कर सकता है। जैसे फिनोल का 0.2% सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो वो होता है एक एंटीसेप्टिक। अगर हम इसी का 1% सॉल्यूशन लेंगे तो वो होता है आपका एज ए डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन का 0.2 to 0.4 ppm जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होता है वो भी क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 parts per million in aqueous solution and sulfur dioxide in very low concentration are disinfectant। ये भी क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट। Formaldehyde is used in operation theater, hospital room to sterilize। फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल हॉस्पिटल रूम्स, ऑपरेशन थिएटर्स को स्टीरलाइज करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। विसंक्रामियों का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों और यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है। सांद्रता परिवर्तन से वही पदार्थ प्रतिरोधी अथवा विसंक्रामी का कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए फिनोल का 0.2% विलयन प्रतिरोधी होता है, जबकि इसका 1% विलयन क्या होता है? विसंक्रामी होता है। क्लोरीन की 0.2 से 0.4 भाग प्रति 10 लाख भाग यानी पार्ट पर मिलियन जल में सांद्रता तथा अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड विसंक्रामी का कार्य यहाँ पर करती है। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग ऑपरेशन थिएटरों, अस्पताल कमरों को रोगाणु मुक्त करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ड्रग की जो टाइप आती है वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग वो ड्रग्स होती हैं या वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाई जाती हैं। इन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहा जाता है, यानी कि मुंह के द्वारा इनको खाया जाता है। जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स आपकी हो गई। इन पिल्स के अंदर होता क्या है? ये पिल्स में सिंथेटिक यानी कि बनावटी एस्ट्रोजन आपको देखने को मिलेगा और प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। दोनों ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं? आपके हार्मोन्स होते हैं, ये आपको पता ही है। काम कैसे करता है? तो प्रोजेस्टेरोन जो रहता है ओवुलेशन को रोकता है। जो ओव्स क्रिएट होते हैं उसके प्रोडक्शन को कम करने का काम करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन नेचुरल प्रोजेस्टेरोन से ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि मोर पोटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो हम दवाइयों के जरिए लेते हैं। एक टर्म यहाँ पर आती है नोर एंथीड्रोन। ये भी आपका क्या है? एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है आज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के अंदर। नेक्स्ट जो आती है यहाँ पर इथाइन
इथाइनल एस्ट्राडियोल, नोवेस्ट्रोल, नाम भी इतने गहरे गहरे हैं। ये क्या है? एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है। नोरेंथिड्रोन प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव है। इथाइनल एस्ट्राडियोल नोवेस्ट्रोल जिसको बोलते हैं, ये क्या है आपका? एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। यहाँ से शायद क्वेश्चन एग्जामिन के द्वारा पिछली बार दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो नोवेस्ट्रोल ये एक आपका एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है जो प्रोजेस्ट्रोन के साथ आपका दिया जाता है कॉम्बिनेशन के अंदर। चलिए, एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स, प्रतिजनन क्षमता औषध। दीज आर केमिकल सब्सटेंस यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग गर्भावस्था को नियंत्रित करने के लिए आपका किया जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इन्हें मौखिक गर्भ निरोधक भी आपका कहा जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स एसेंशियली कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं उनके अंदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव देखने को मिलता है। जनन नियंत्रण गोलियों में आवश्यक रूप से संश्लिष्ट एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रोन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हार्मोन। दोनों आपके क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। इट इज नोन दैट प्रोजेस्ट्रोन सप्रेस ओव्यूलेशन। यह ज्ञात है कि प्रोजेस्ट्रोन अंडोत्सर्ग निरोधित करता है। सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोजेस्ट्रोन। संश्लेषित प्रोजेस्ट्रोन व्युत्पन्न प्राकृतिक प्रोजेस्ट्रोन से क्या होता है? अधिक प्रभावशाली आपके होते हैं। नेक्स्ट आपका नोरएंथिड्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार पूछा गया था। नोरएंथिड्रोन ये किसका डेरिवेटिव है? तो ये है आपका सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव आपका रहेगा। नोरएंथिड्रोन संश्लिष्ट प्रोजेस्ट्रोन व्युत्पन्न का एक क्या है? उदाहरण है जो व्यापक रूप से जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त आपका होता है। The estrogen derivative which is used in combination with progesterone derivative is इथानाइल एस्ट्राडियोल, जिसको नोवेस्ट्रोल भी यहाँ पर कहते हैं। इथानिल एस्ट्राडियोल नोवेस्ट्रोल एक एस्ट्रोजन व्युत्पन्न जो प्रोजेस्ट्रोन व्युत्पन्न के साथ जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त आपका होता है। चलिए, तो ये हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया है, पूरा मेडिसिन के बारे में कैसे इनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो देखा हमने। अब सेकंड यहाँ पर हम पहुँच गए हैं केमिकल्स के अंदर। केमिकल्स इन फूड, फूड्स में केमिकल्स यहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। मेन कैटेगरी ऑफ फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? फूड एडिटिव्स वो केमिकल्स होते हैं जो खाने में मिलाए जाते हैं टेस्ट, कलर या उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जिनको हम फूड में मिलाते हैं फूड का टेस्ट, कलर, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। मेन कैटेगरीज यहाँ पर फूड एडिटिव्स की क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है फूड कलर्स। तो खाने को अट्रैक्टिव कलर देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फूड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फूड एडिटिव आता है यहाँ पर फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स। तो स्वाद और मीठापन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्लेवर्स और स्वीटनर्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे फ्लेवर में देखें तो वैनिला फ्लेवर। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा। स्वीटनर्स के अंदर हम सैक्करीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फैट अमल्सीफायर एंड स्टेबलाइजिंग एडेंट। तेल और पानी को मिक्स बनाए रखने के लिए, जैसे आइसक्रीम के अंदर उसके अंदर हम क्या करते हैं? फैट इमल्सीफायर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फ्लोर इम्प्रोवर्स। ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स में सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए हम फ्लोर इम्प्रोवर्स का यूज यहाँ पर करते हैं, जिसमें आते हैं आपके एंटी स्टेलिंग एजेंट और ब्लीचिस। अगला यहाँ पर आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जिससे खाना खराब नहीं होता है। फिर आता है आपका प्रिजर्वेटिव्स। तो खाने को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं।
जब हम अचार बनाते हैं अचार में क्या डालते हैं, साल्ट डालते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चले। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स, विटामिन एंड अमीनो एसिड। विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इनका इस्तेमाल भी हम क्या करते हैं, फूड के अंदर करते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को छोड़कर, क्यों, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या हमें क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन किससे मिलता है, केवल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से मिलता है, बाकी ना तो फूड कलर से, ना फ्लेवर और स्वीटनर से, ना फैट एमल्सिफायर से, ना फ्लोर इम्प्रूवर से, ना एंटीऑक्सीडेंट से, ना प्रिजर्वेटिव से, इन किसी से भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि इनमें से कौन से फूड एडिटिव की न्यूट्रिटिव वैल्यू है, तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की यहाँ पर देखने को मिलती है। एक्सेप्ट द केमिकल कैटेगरी 7 नन ऑफ द अबोव एडिटिव हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू। इनमें से ऊपर वाली जो हैं 1 से लेकर 6 इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। दे आर एडिड आइदर टू इनक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर फूड और कॉस्मेटिक पर्पजेज। यह या तो क्या करते हैं, फूड की लाइफ को बढ़ाते हैं, ठीक है, या कॉस्मेटिक पर्पजेज के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। हिंदी में यहाँ पर देखें भोजन में रसायन, ठीक है, तो भोजन के अंदर कौन कौन से यहाँ पर रसायन हैं। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खाद्य योजों के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं आपके, खाद्य रंजक, सूरीचक, मधुरक, वसा, इमल्सीकारक और स्थायी कारक, आटा सुधारक, बासीपन को रोकने तथा विरंजक, प्रतिऑक्सीकारक, परीक्षक, पोषणज, संपूर्ण जैसे खनिज, विटामिन एवं अमीनो अम्ल। वर्ग 7 के अतिरिक्त किसी भी योज्य का पोषणज महत्व यहाँ पर नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें या तो भंडारित खाद्य पदार्थ की सुरक्षा अवधि बढ़ाने के लिए या शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आता है यहाँ पर सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, हिंदी में बोले तो कृत्रिम मधुरक। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो फूड में मीठा टेस्ट देते हैं लेकिन कैलोरीज नहीं देते। इनका यूज़ उन लोगों के लिए होता है जो डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं या जिन्हें कम कैलोरी इनटेक करना होता है। कुछ यहाँ पर आपके नेचुरल स्वीटनर्स भी हैं, कौन कौन से हैं, सुक्रोज हो गया जिसे हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, फ्रक्टोज हो गया, तो ये दोनों के यहाँ आपके मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल स्वीटनर्स रहेंगे। सुक्रोज एंड फ्रक्टोज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल स्वीटनर्स। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की एक एक टाइप यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर सैक्करीन, जिसको हम बोलते हैं ओल्फोसल्फोबेंजामाइड। पिछली बार दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर पूछा गया था। पिछली बार भी जो हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाई थी तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से ही आए थे। पिछले वाला वीडियो देख लेना और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एज इट इज़ लाइन टू लाइन देखने को मिलेंगे। सैक्करीन वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो सबसे पहले आपका क्या हुआ था, पॉपुलर हुआ था। ये केन शुगर से 550 गुना क्या होता है, ज़्यादा मीठा होता है। बॉडी में एंटर होने के बाद यूरिन के थ्रू ये अनचेंज निकलता है। पूछा गया था ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसे बॉडी में इनटेक करने के बाद वो यूरिन से अनचेंज रहता है, तो वो रहेगा आपका सैक्करीन। AWTPO का क्वेश्चन है ये। डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ होता है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है। जो लोग कैलोरी कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी क्या होता है, यूज़फुल रहता है। इट इज़ फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, पहला पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। 550 गुना केन शुगर से क्या होता है, मीठा होता है। बॉडी से ये क्या होता है, यूरिन के जरिए अनचेंज्ड क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। इट इज़ यूज फॉर ग्रेट वैल्यू टू डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पर्सनस के लिए अच्छा काम करता है ये। पीपल वो नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज, उन पीपल्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जिनको लो कैलोरी इनटेक करने की नीड होती है। सुक्रोज और फ्रक्टोज सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक मधुरक हैं। कुछ प्राकृतिक मधुरक देखिए यहाँ पर सैक्करीन, ये पहला लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक आपका रहेगा। सुक्रोज से
लगभग 550 गुना अधिक मीठा ही होता है। यह शरीर से मूत्र के माध्यम से अपरिवर्तित अवस्था में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इसका उपयोग मधुमेह रोगियों और उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें कैलोरी का सेवन नियंत्रित करने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है एस्पाराटेम। एस्पाराटेम एक बहुत ही सफल और कॉमनली यूज आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है। केन शुगर से लगभग 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। एस्पार्टिक एसिड और फेनोलिन नाम के 2 अमीनो एसिड से मिलकर डाइपेप्टाइड का मिथाइल एस्टर है। ये प्रोटीन बेस्ड क्या है आपका स्वीटनर रहता है। एस्पाराटेम हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, टूट जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ सिर्फ ठंडे पदार्थों में किया जाता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में। कुकिंग के समय इसका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाएगा। इट इज़ मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। यह सबसे सफल और व्यापक रूप से प्रयुक्त कृत्रिम मधुरक आपका रहेगा। इट इज़ रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। यह सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा आपका होता है। इट इज़ मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फेनालिन। यह एस्पार्टिक अम्ल और फेनालिन से निर्मित डाइपेप्टाइड का मिथाइल एस्टर रहेगा। यूज ऑफ एस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। एस्पार्टेम का यूज़ काफ़ी लिमिटेड होता है, केवल ठंडे पदार्थों और शीतल पेय तक, क्योंकि यह पकाने के तापमान पर अस्थिर हो जाता है, कुकिंग टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, अनस्टेबल आपका हो जाता है, इसलिए इसको कुकिंग में हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एलिटेम। तो एलिटेम एक हाई पोटेंसी आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जिसका यहाँ पर मीठापन कितना होता है, केन शुगर से 2000 गुना ही आपको मीठा देखने को मिलता है। केन शुगर से 2000 गुना मीठा होता है कौन, एलिटेम। और ये एस्पाराटेम से भी क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी हीट या स्टोरेज में टूटता नहीं है। एस्पाराटेम हमारा टूट जाता है, लेकिन इसको जब ये जब कुकिंग में जब हम इसका यूज़ करेंगे तो ये आपका स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल नहीं होता है। इट इज़ हाई पोटेंसी स्वीटनर although it is more stable than aspartame। एलिटेम एक अधिक प्रबल मधुरक है, यद्यपि यह एस्पार्टेम की तुलना में अधिक स्थायी आपका होता है। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। एलिटेम का स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज़ इसलिए इसकी जो मात्रा है उसका कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एलिटेम क्या होता है, काफ़ी स्वीट होता है, इसलिए उसकी मात्रा का कंट्रोल करना मुश्किल होता है। थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करने से फूड बहुत ज़्यादा मीठा यहाँ पर हो जाता है। 2000 गुना केन शुगर से क्या होता है, मीठा होता है। थोड़ा सा इस्तेमाल आप करेंगे तो फूड आपको यहाँ पर मीठा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर सुक्रेलोज। ये भी क्या है आपका एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। सुक्रेलोज सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है, यानी शुगर का मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें 3 क्लोरीन एटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल देखने में और टेस्ट करने में शुगर जैसा आपका होता है। कुकिंग टेम्परेचर पर आपका स्टेबल रहेगा, टूटेगा बिल्कुल नहीं। कैलोरीज बिल्कुल नहीं देता है। डायबिटिक पेशेंट इसका यूज़ कर सकते हैं। केन शुगर से ये 600 गुना ज़्यादा आपका मीठा होता है। इट इज़ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। इट अपीयरेंस एंड टेस्ट लाइक शुगर। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर पिछली बार पूछा गया था। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। कुकिंग टेम्परेचर पर क्या रहता है, स्टेबल रहता है और कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता है। इट इज़ 600 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। 600 गुना केन शुगर से क्या होता है, मीठा होता है। तो ये पढ़ लेना, कुछ नहीं इसमें, वो जो हमने बता दिया है यहाँ पर वही आपको ये देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव्स। यहाँ पर क्या होते हैं, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फूड को माइक्रोबियल ग्रोथ से खराब होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। इनका यूज़ फूड की सेल्फ लाइफ
बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुछ यहाँ पर जो कॉमनली प्रिजर्वेटिव्स आपके यूज़ होते हैं उसमें आ गया आपका टेबल साल्ट हो गया, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, सोडियम बेंजोइट जो मोस्ट कॉमन आपका केमिकल प्रिजर्वेटिव है, सोर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड के साल्ट्स का भी यूज़ यहाँ पर किया जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। स्पॉइलेज फूड को ये प्रिवेंट करने का काम करता है। खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से क्या करता है, बचाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूडिंग टेबल साल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स एंड सोडियम बेंजोएट C6H5COO Na, जो कि आपका सोडियम बेंजोएट। इनका यूज़ किस में किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह इसका यूज़ किया जाता है। साल्ट और सोर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। सोर्बिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल के लवण भी परिरक्षकों के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट में अब हम आ गए हैं। हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में केमिकल्स का यूज़ देखना था। पहला हो गया आपका मेडिसिन, दूसरा हो गया आपका फूड और तीसरा हो गया एंड द लास्ट वन क्लिनजिंग एजेंट। सफाई के मामले में हम यहाँ पर देखेंगे। अब क्लिनजिंग एजेंट, शोधन अभिकर्मक। तो क्लिनजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो डर्ट को हटाते हैं और पानी में क्लीनिंग एक्शन दिखाते हैं। हमारे कपड़ों पर जो क्या डर्ट लगता है उसको हटाने का कार्य यहाँ पर कौन करते हैं, क्लिनजिंग एजेंट करते हैं। इनको हम सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं। सर्फेक्टेंट्स मतलब ये क्या करते हैं, सरफेस पर काम करते हैं। जैसे पानी और ऑयल अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन, क्लिनजिंग एजेंट। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। ये पानी की क्लिनजिंग पावर को भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ये उन ग्रीसी फैट्स को भी रिमूव करते हैं जो कपड़ों या स्किन से दूसरी गंदगी को जोड़कर रखते हैं। क्लिनजिंग एजेंट्स आर सब्सटेंस विच रिमूव डर्ट एंड हैव क्लिनजिंग एक्शन इन वाटर। शोधन अभिकर्मक वे पदार्थ होते हैं जो पानी में मौजूद गंदगी को हटाते हैं और सफाई का काम करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। इनको सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस पर काम करते हैं। जैसे पानी और तेल अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिलाने में मददगार आपके रहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट। 2 प्रकार के यहाँ पर डिटर्जेंट जिनको एज ए क्लिनजिंग एजेंट के रूप में यूज़ में लाया जाता है। कौन कौन से हैं, सोप हो गया आपका और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हो गया। 2 प्रकार के अपमार्जक शोधन अभिकर्मक की तरह प्रयुक्त होते हैं। यह साबुन और संश्लेषित अपमार्जक आपके रहते हैं। These help in removes of fat which bind other material to the fabric or skin। ये क्या करते हैं, जो मटेरियल पर फैट्स आपकी क्या होती है, जमा रहती है, उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। यह वसा के निष्कासन में सहायता करते हैं जो कपड़ों और त्वचा के साथ दूसरे पदार्थों को चिपका देती है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर सोप्स। क्लिनजिंग एजेंट्स के अंदर पहला आता है यहाँ पर सोप्स, और इस चैप्टर के नज़दीक हम लग गए हैं। 1 शॉट के अंदर करवा रहा हूँ ये चैप्टर में। सोप्स, तो सोप्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सोप्स का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। साबुन का यहाँ पर क्या फॉर्मूला रहेगा, C17H35COONA। सोप जो रहती हैं सोडियम या पोटाशियम साल्ट्स की बनी होती हैं। सोडियम या पोटाशियम साल्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और लॉन्ग चेन के फैटी एसिड यहाँ पर जैसे स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड और पामेटिक एसिड यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ये फैटी एसिड फैट्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करके यहाँ पर बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें फैटी एसिड के एस्टर हाइड्रोलाइज होते हैं और सोप बनता है जो सॉल्यूशन में कोलोइडल फॉर्म में होता है आपका। सोप को सॉल्यूशन से अलग करने के लिए सोडियम क्लोराइड
यहाँ पर डाला जाता है। सॉल्यूशन में जो बचा ग्लिसरॉल होता है उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यहाँ पर अलग करने का काम किया जाता है। चलिए स्पोनिफिकेशन की यहाँ पर हम रिएक्शन देखेंगे। CH2O COO C17H35। ओनली समझाने के लिए है, याद नहीं रखनी है आपको, भूल जाना बेशक से। COO C17H35 ये किसका आपका डायग्राम है? ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, ग्लिसराइल एस्टर। ये क्या है? ग्लिसरील एस्टर। ग्लिसरील एस्टर हमने ले लिए यहाँ पर। अब इसको हीट किया जाएगा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हीट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? सोप मिलेगी C17H35 COO Na। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम स्टीरेट। और साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था कि जब सोप यहाँ पर बनती है तो उस टाइम पर सोप के अलावा कौन सा सब्सटेंस आपका बनता है? तो ग्लिसरॉल आपका बनता है CHOH CH2OH। ये क्या है आपका? ग्लिसरॉल। ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर जो आपका यहाँ पर सोप बना है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हटाया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर यहाँ पर अलग किया जाता है। सोप यूज्ड फॉर क्लींजिंग पर्पस आर सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोप का यूज किसके लिए किया जाता है? क्लींजिंग पर्पस के लिए। और ये क्या होते हैं? सोडियम और पोटाशियम साल्ट के लॉन्ग चेन के फैटी एसिड होते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड हो गया, या पामेटिक एसिड हो गया। सोप कंटेन्स सोडियम साल्ट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट, यानी कि ग्लिसराइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड जो हमने यहाँ पर लिया, विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पर लिया। ठीक है। ग्लिसराइल एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, हीट करते हैं। ठीक है। हीट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? सोप मिलता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर है सोडियम स्टीरोइड, और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा। In this reaction, ester of fatty acid are hydrolyzed and soap obtained remain in colloidal form. It is precipitated from the solution by adding sodium chloride. इसको हम अलग कर लेते हैं NaCl को ऐड करके। ठीक है। NaCl को जब ऐड करते हैं तो सोप यहाँ पर अलग हो जाती है, ग्लिसरॉल आपका अलग हो जाता है। सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन्स ग्लिसरॉल। सोप को हटाने के बाद जो यहाँ पर सॉल्यूशन बचता है उसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा? ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा, विच कैन बी रिकवर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है भाई। चलिए अब आता है अलग अलग प्रकार की सोप्स, फटाफट से इसको देखते हैं। सबसे पहले आती है टॉयलेट सोप। तो इन्हें अच्छी क्वालिटी के ऑयल फैट से बनाया जाता है। किनको? टॉयलेट सोप को। इनमें एक्सेस अल्कली हटा दिया जाता है और कलर और परफ्यूम डाला जाता है ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। दीज आर प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग बेटर ग्रेड ऑफ फैट और ऑयल। किससे बनता है? बेटर ग्रेड के फैट और ऑयल से बनता है। केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस एल्कली। एक्सेस एल्कली को हटा दिया जाता है यहाँ पर। कलर एंड परफ्यूम आर एडिड टू मेक दीज मोर अट्रैक्टिव। कलर और परफ्यूम यहाँ पर ऐड किए जाते हैं इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। प्रसाधन साबुन उत्तम प्रकार के वसा एवं तेलों से बनाए जाते हैं तथा क्षार के आधिक्य को निकालने का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग और सुगंध यहाँ पर डाले जाते हैं। नेक्स्ट है सोप दैट फ्लोट इन वाटर आर मेड बाई बीटिंग टीनी एयर बबल्स बिफोर हार्डनिंग।
दूसरी यहाँ आपकी फ्लोटिंग सोप्स। फ्लोटिंग सोप्स वो सोप्स हैं जो पानी में तैरती हैं आपकी, क्योंकि इनमें हार्ड होने से पहले छोटी छोटी एयर बबल्स आपकी डाली जाती हैं। किसमें डाली जाती हैं? आपकी फ्लोटिंग सोप्स के अंदर डाली जाती हैं। ये पानी पर आपकी तैरती हैं। पानी पर तैरने वाले साबुन बनाने के लिए उन्हें कड़ा होने से पहले वायु के छोटे छोटे बुलबुले विस्पंदित किए जाते हैं। दो टाइप हो गए हमारी। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सोप। तो ये सोप इथेनॉल में डिजोल्व करके बनाए जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा सोलवेंट को इवेपोरेट कर दिया जाता है यहाँ से। इससे सोप क्या होता है? ट्रांसपेरेंट दिखता है। ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिजोल्विंग द सोप्स इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सोलवेंट। ये सोप्स क्या होती हैं? इथेनॉल में डिजोल्व करके बनाई जाती हैं और फिर एक्स्ट्रा सोलवेंट को यहाँ पर हटा दिया जाता है और इससे सोप आपका ट्रांसपेरेंट दिखता है। पारदर्शी साबुन को इथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक को आधिक्य को वाष्पित करके यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकेटेड सोप। इन सोप्स में एंटीसेप्टिक जैसे डिटोल या बायोथाइनोल आपका मिलाया जाता है ताकि ये स्किन इन्फेक्शन से आपको बचाएं। मेडिकेटेड सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय एंटीसेप्टिक लाइक डिटोल या बायोइथाइनल। औषध साबुन, औषध है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलाया ही होगा। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलाई जाती है डिटोल या बायोइथाइनल। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फिफ्थ टाइप का सोप, शेविंग सोप। तो इनमें क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है जो सोप को जल्दी सूखने से रोकता है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। शेविंग सोप के अंदर क्या होता है? तो प्रिवेंट करता है रैपिड ड्राइंग को, तो इसके अंदर होता है आपका ग्लिसरॉल। ए गम कॉल्ड रोजिन इज एडिड व्हाइल मेकिंग देम। इनमें एक गम जिसे रोजिन कहते हैं डाला जाता है जो सोडियम रोजिनेट बनाता है और अच्छा लेदर देता है, यानी कि अच्छा झाग यहाँ पर बनाने का काम करता है। झाग किससे बनता है? सोडियम रोजिनेट से। दाढ़ी बनाने के साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इनमें क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। इन्हें बनाते समय रोजिन नामक गेंद डाली जाती है, इससे सोडियम रोजिनेट बनता है और अच्छी तरह से क्या होता है? झाग बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर लॉन्ड्री सोप। ये कपड़े धोने के लिए होते हैं आपके। इनमें फिलर्स जैसे सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट आपके मिलाए जाते हैं। क्या क्या मिलाया जाएगा लॉन्ड्री सोप में? सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। धुलाई वाले साबुन में सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक पदार्थ यहाँ पर डालने का काम आपका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है? तो हार्ड वाटर में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आपको देखने को मिलते हैं। जब सोप इन आयंस के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है तो इंसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप आपके बन जाते हैं। ये इंसोल्यूबल सोप पानी में डिजोल्व नहीं होते और झाग नहीं बनने देते, इसलिए सोप हार्ड वाटर में काम आपका नहीं करता है। हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ये पूछा जाता है कौन से आयन्स होते हैं हार्ड वाटर के अंदर? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आपको देखने को मिलते हैं। दीज आयन फॉर्म इंसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप रिस्पेक्टिवली। ये जो आयन्स है इंसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप्स का यहाँ पर निर्माण करते हैं। वैन सोडियम एंड पोटाशियम सोप्स आर डिजोल्व इन वाटर। जब सोडियम और पोटाशियम सोप्स को यहाँ पर डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए सोप जो है हार्ड वाटर में यहाँ पर काम नहीं करता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ये आयन सोडियम अथवा पोटाशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्रम से अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट संश्लिष्ट अपमार्जक। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ऐसे क्लिनजिंग एजेंट आपके होते हैं जिनके पास सोप जैसी सभी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये सोप नहीं होते। ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के वाटर में काम करते हैं, क्योंकि ये हार्ड वाटर में भी अच्छी तरह फोम बनाता है भाई, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही काम करेगा, सॉफ्ट में भी काम करता है और हार्ड में भी काम करता है। कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स तो आइस कोल्ड वाटर में भी फोम बनाते हैं आपके। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कुछ जो आइस कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर भी फोम बनाने का कार्य आप करते हैं।
Synthetic detergents are cleansing agents which have all the properties of soap but which actually do not contain any soap. सिंथेटिक एजेंट्स वो क्लिनजिंग एजेंट है जिसके अंदर सोप जैसी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन इनके अंदर सोप नहीं होता है. दे कैन यूज्ड बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर एज दे गिव फोम इवन इन हार्ड वाटर. इनको हम सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं और ये हार्ड वाटर में भी क्या करते हैं, फोम देते हैं यानी झाग देते हैं. सम ऑफ द डिटर्जेंट गिव फोम इवन इन आइस कोल्ड वाटर. आइस कोल्ड वाटर में भी कुछ डिटर्जेंट ऐसे हैं जो झाग देते हैं. संश्लिष्ट अपमार्जक वह शोधन अभिकर्मक है जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते. यह मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि यह कठोर जल में भी आपका झाग बनाते हैं. कुछ अपमार्जक जो बर्फीले जल में भी क्या करते हैं, झाग बनाने का काम करते हैं. अब सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यहाँ पर 3 टाइप्स होती हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट्स, कैटाइनिक डिटर्जेंट्स और नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. सिंथेटिक अपमार्जकों को 3 वर्गों में यहाँ पर बांटा जाता है. पहला है अनायनिक डिटर्जेंट. एनायनिक डिटर्जेंट के अंदर एनायनिक पार्ट क्लीनिंग का काम यहाँ पर करता है. इसके अंदर एनायनिक जो पार्ट रहता है वो क्या करता है, क्लीनिंग का काम करता है. कैटाइनिक के अंदर कैटाइनिक पार्ट जो रहेगा वो क्लीनिंग का काम करेगा. नॉन आयनिक नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर कोई आयनिक ग्रुप नहीं होता है फिर भी ये क्लींजिंग का काम करते हैं. अब तीनों को एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं. संश्लिष्ट अपमार्जकों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ऋणायनिक, धनायनिक तथा एनायनिक. सबसे पहले आता है यहाँ पर एनायनिक डिटर्जेंट्स. एनायनिक डिटर्जेंट्स ये सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स या हाइड्रोकार्बन्स के सोडियम साल्ट्स होते हैं. जब लॉन्ग चेन एल्कोहल्स को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स बनता है आपका, जिन्हें एल्कली से न्यूट्रलाइज करके एनायनिक डिटर्जेंट्स आपके बनाए जाते हैं. इसी तरह एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड को एल्कली से न्यूट्रलाइज करके एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स मिलता है. ये मेनली हाउस होल्ड क्लीनिंग के काम आते हैं जैसे कपड़े धोने, बर्तन साफ करने. इनमें क्या होता है, एनायनिक डिटर्जेंट्स का यूज़ होता है. टूथपेस्ट में भी आपको यहाँ पर एनायनिक डिटर्जेंट देखने को मिलता है. दे आर सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स. ऋणायनिक अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहलों अथवा हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटिक व्युत्पन्न होते हैं. Alkyl hydrogen sulfonates formed by treating long chain alcohols with concentrated sulfuric acid are neutralized with alkali to form एनायनिक डिटर्जेंट्स. जब लॉन्ग चेन एल्कोहल्स को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स आपके बनते हैं भाई. एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स आपके बनते हैं जिन्हें एल्कली से न्यूट्रलाइज करके फिर बाद में एनायनिक डिटर्जेंट्स बनते हैं. सिमिलरली एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद एल्कली. इसी तरह एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड को एल्कली से न्यूट्रलाइज करके एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स यहाँ पर क्या होते हैं, बनाए जाते हैं. कहाँ पर यूज़ होते हैं, हाउस होल्ड वर्क के अंदर यूज़ होते हैं. टूथपेस्ट में भी आपको एनायनिक डिटर्जेंट आपका देखने को यहाँ पर मिलता है. तो ये हो गया आपका एनायनिक डिटर्जेंट. नेक्स्ट आता है कैटाइनिक डिटर्जेंट. तो ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स होते हैं जो अमीन्स से बनते हैं और इनके साथ एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड एनायंस आपको देखने को मिलते हैं. These are quaternary ammonium salts of amines with acetates, chlorides और bromides as ions. ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स होते हैं जो किससे बनते हैं, आपके अमीन से, और इनके साथ क्या होता है, एसीटेट्स होता है. क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एक कॉमन आपका कैटाइनिक डिटर्जेंट है जो हेयर कंडीशनर में यूज़ होता है. ये क्वेश्चन शायद पिछली बार पूछा गया था भाई. सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड क्या है, एक पॉपुलर कैटाइनिक डिटर्जेंट है जिसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, हेयर कंडीशनर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है. किसका, धनायनी अपमार्जक हमने यहाँ पर पढ़ा है.
चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर नॉन आयनिक डिटर्जेंट, एनायनिक अपमार्जक। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जिनमें कोई भी आयन नहीं होता है, न ही इनमें आपको पॉजिटिव आयन देखने को मिलेंगे, न ही आपको इसके अंदर नेगेटिव आयन देखने को मिलेंगे। ये पानी में घुलकर चार्ज नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये साफ़ करने की क्षमता आपकी रखते हैं। ये ऐसा एक डिटर्जेंट बनता है जब स्टीरिक एसिड, एक प्रकार का जो फैटी एसिड है, और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आपस में रिएक्शन करते हैं। लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट जैसे आपका हो गया विम लिक्विड हो गया, प्रिल हो गया, रिल हो गया, तो इसी तरह के आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट रहते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कंस्टिट्यूशन, इनके अंदर कोई भी आपको आयन देखने को नहीं मिलता है। वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड व्हेन स्टीरिक एसिड रिएक्ट विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। जब स्टीरिक एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करता है तो वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स यहाँ पर बनाता है। लिक्विड डिशवॉशिंग एजेंट्स, डिशवॉशिंग डिटर्जेंट्स क्या होते हैं आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। जैसे लिक्विड के अंदर विम लिक्विड हो गया, रिल हो गया, उसके अंदर नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैं ये हार्ड वाटर में भी आपके काम करते हैं। बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव अपमार्जक अनायनिक प्रकार के आपके होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन के अंदर रसायन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।